नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। बेसहारा पशुओं पर बड़ी बहस आज विधानसभा के इस सत्र के दूसरे दिन में देखने को मिली। तो सड़क पर घूमते आवारा पशुओं के कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इससे किसान भी लगातार परेशान है और सदन में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने आवारा पशुओं का मुद्दा भी उठाया, जिसके जवाब में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। समाज और सरकार मिलकर समस्या का समाधान निकालेंगे। वहीं सीएम ने भी मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार लगातार इस समस्या को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इनको आवारा कह रहे हैं, तो ठेस पहुंचती है, वाकई ठेस पहुंचती है कि गाय हमारी माता है। तो हम शुरू से बचपन से छोटे से सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है और पूजनीय है और हम उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन जिस समय ये गाय या गौवंश कूड़े के ढेर को खा रहे होते हैं या बायो वेस्ट जो है उसको खा रहे होते हैं या गंदगी के ढेरों में कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं, और ये पशु जिस प्रकार से जान माल का खतरा इस तरह से बना हुआ है और बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, ये पूरे शहर या ग्रामीण अंचल को डिफेस करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। जो पशुधन है, जहां इंसान हमारे लिए जरूरी हैं, उतने ही हमारे लिए जो पशुधन है, जो इस समय बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या बन गई है, उसके लिए एक नीति बनाई जाए। किसानों को भी इसका जो है लाभ हो, और साथ ही साथ में जिन परिवारों को एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं उनको इसका कोई ना कोई लाभ जरूर मिले, या जो डिसेबल हो जाते हैं उनको भी डिसेबल सर्टिफिकेट के साथ साथ जो पेंशन वगैरह है उसकी सुविधा जो मिले। पशु हैं उनमें बीमारियां भी बहुत हो सकती हैं, उनके लिए भी हम हमारी जो यूनिवर्सिटी है एनिमल हस्बेंड्री, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी हम इस रिसर्च वर्क को भी आगे बढ़ाने का काम करें। जो एक जानकारी निकल कर आई है, हमारे प्रदेश में 1150 वेटरनरी सर्जन्स की पोस्ट है, जिसमें से केवल मात्र इस समय 750 भरी हुई हैं और 400 से ज्यादा वैकेंसी है। न केवल ये 1150 वेटरनरी सर्जन्स की पोस्ट बहुत कम है, और ज्यादा पोस्ट सैंक्शन की जा सके ताकि रेगुलर हर गौशाला में भी एक हमारा वेटरनरी सर्जन या जो वीएलडीए है वो विजिट कर सके। 70 वर्षों तक देश पर राज करने के बाद कांग्रेस पार्टी आज देश में गांव की दयनीय स्थिति पर प्राइवेट मेंबर बिल लाई है। मुझे खुशी है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। ये हकीकत है कि गाय की स्थिति पर विचार करना चाहिए। आज गाय हमारी आस्था का केंद्र है, और जिस प्रकार से सड़कों पर, खेतों में बेसहारा वो घूम रही है, उसकी चिंता की जानी चाहिए। अब सबका सब सरकारी सहायता पर ही निर्भर नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें कुछ न कुछ समाज पर इसकी जिम्मेवारी डालनी पड़ेगी। सरकार और जनता मिलकर ये काम करें। हम ऐसी प्लानिंग करें, स्थान बहुत है, गोचरण की बहुत सारी जगहें हैं, वो मुहैया कराएं और लोग उसमें उनके भोजन की
व्यवस्था करें। पशुपालन प्रमुख है, क्योंकि जो दूध का उत्पादन जेनेटिकली सुधार करके उतने ही खर्चे पर आमदनी बढ़ा सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जल्दी होने वाला काम है और इस दिशा में हरियाणा सरकार गंभीर भी है। पहले गायों का जो अनुपयोगी बच्चे या बैल ये बूढ़े होते थे, उनका दूसरे प्रदेशों में ले जा करके वध हो जाता था। हमारी सरकार बनने के बाद सख्त कानून बनाया और दुर्भाग्य से समाज ने उन अनुपयोगी पशुओं को घर में रखने की बजाय सड़कों पर छोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके इसको ये समझ लिया लोगों ने कि ये सरकार करेगी, सरकार की समस्या है। कहीं न कहीं हम जो है इस चीज की तरफ निर्भर होते गए कि जो भी कुछ करेगी सरकार करेगी। अब हम सब का दायित्व है सभी सदस्यों का कि सबका सहयोग लेकर के ऐसा प्रण लें कि इस समस्या का समाधान मिलजुल करके हम करें और हरियाणा को जो सड़कों पर गौवंश है या जो बेसहारा पशु हैं उनसे मुक्त कराएं और ये संभव है। आवारिश पशुओं के पुनर्वास के लिए नई गौशालाएं, नंदीशालाएं, गो अभयारण्य खोले हैं, जो समय समय पर हमने अभियान चला करके लोकल बॉडी के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, सड़कों से और से इनको इकट्ठा करा के गौशालाओं में इनको स्थापित भी किया है। लेकिन बीच बीच में फिर वही स्थिति आ जाती है, कहीं न कहीं से कुछ लोग फिर उसी तरह से अपने बेसहारा या अनुपयोगी जो पशु हैं उनको छोड़ देते हैं। सड़कों पर घूमते हैं और ये एक समस्या आज की नहीं है, पुरानी समस्या है, क्योंकि समाज में एक आदत बन गई है कि जो पशु उपयोगी है उसको तो घर में रखते हैं और फिर समाज के लोग जब वो अनुपयोगी हो जाता है, दूध नहीं देता है, तो फिर उसको सड़कों पर भी छोड़ देते हैं। हालांकि हमने बहुत कोशिश की है उस सारे को गौशालाएं भी नई बनाने के लिए प्रावधान किए हैं। गाँव में भी पंचायती जमीन को 1000 रुपया पर एकड़ पर ईयर देने का हमने प्रावधान किया कि जो भी कोई गौशाला बनाना चाहेगा पंचायत की जमीन उनको दी जा सकती है। कुछ नई गौशालाएं खुली भी हैं। गौ सेवा आयोग का भी हमने बजट बढ़ाया है, वो भी ऐसे जो गौशालाएं हैं जो बेसहारा पशुओं को ज़्यादा रखती हैं उनको ज़्यादा अनुदान दिया जाता है, बशर्ते कि दुधारी पशुओं को जो गौशाला रखती है उनकी बजाय। और इसी में से आगे गौशालाओं को कैसे उपयोगी बनाया जाए, उनका जो गोबर है या गोमूत्र है उसके माध्यम से बनने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, उसकी उद्योग के अंदर कैसे उपयोगिता की जा सकती है, खाद का किस प्रकार से अच्छा उपयोग किया जा सकता है, फिनाइल उसमें से बनाई जा सकती है। ऐसा एक उद्योग के लघु स्वरूप को भी गौशालाएं खड़ा कर रही हैं ताकि जो गौशालाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो बेसहारा पशुओं के इस मसले पर, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने तर्क हैं। इसी को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का आगामी प्लान क्या है, कैसे बेसहारा पशुओं के लिए सरकार योजना बना रही है, बजट में इसकी क्या झलक देखने को मिलेगी और क्या सच में सरकार इस मुद्दे को लेकर अपनी गंभीरता तो जाहिर कर रही है, लेकिन सरकार गंभीर कितना है, पिछले 7 सालों में कितना काम हुआ, ये सब जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, आपका तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ डीपी कौशिक जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास मसले पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद हुसैन भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई जुड़ने के लिए। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर JS नैन भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मसले पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। डीपी कौशिक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। गंभीरता दिखाई गई है और बाकायदा जब ये बोला गया कि आवारा पशु, तो फिर इस शब्द में संशोधन करने को लेकर भी बात कही गई कि आप इसको बदलिए, इसको आवारा मत कहिए, क्योंकि पशु आस्था का केंद्र है और इसके आगे बेसहारा लगा दीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस बात का जिक्र किया। लेकिन हम सरकार की गंभीरता को कैसे परिभाषित करें, कैसे समझें?
क्योंकि एक तरफ तो देखा ही जाता है कि प्रदेश में बहुत बड़ा मसला तो है, लोग भी बेसहारा पशुओं की वजह से चोटिल हो जाते हैं, किसी किसी की जान भी चली जाती है और किसानों के खेत उजड़ जाते हैं। सरकार की गंभीरता को कैसे समझें हम? देखिए, ये समस्या कोई आज की समस्या तो है, बहुत पुरानी समस्या है। इसको ये बात आपकी ठीक है, इसको आवारा ना कह बेचारा कह सकते हैं हम, और कहना भी चाहिए हमारे। जो गाय है वो हमारी पूजनीय केंद्र है पूजा का, और हम उनको सर्वश्रेष्ठ का दर्जा देते हैं गाय को, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो समस्या है वो यदि सरकार गंभीर है, बहुत गंभीर है। आप देखिए, आप जो गौशालाओं का बजट, कितनी गौशाला है हरियाणा के अंदर जी, इन 60 सालों में और भी बड़ी खुली है, इनको और अच्छी तरीके से इनको बनाया भी गया है, सबको बहुत अच्छी कैटेगरी सुविधाजनक जो गौशालाएं बनाई गई है। तो सरकार इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत है और इस विषय में काम भी कर रही है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये समस्या जल्दी खत्म होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी समस्या होती है वो ये तो होता नहीं कि एकदम से खत्म हो जाए, बहुत लंबी समस्या है ये। अब विपक्ष इसको किस तरह से लेके जाता है वो तो विपक्ष की सोच है, क्योंकि देखो राज तो उनका भी था, समस्या वहां पर भी थी, पर अब सरकार रियल में इस बात को गंभीर है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया, इसको जल्दी शॉर्ट आउट करके हरियाणा में इस तरह की जो बेसहारा पशु है रोड पर जो दिखाई देते हैं उसको बिल्कुल एक अच्छी सुविधाजनक स्थिति में उनको लेकर जाएंगे, और अच्छा गौशाला जो जहाँ पे अवेलेबल है उनको वो करेंगे, तो ये समस्या जल्दी नहीं। डीपी कौशिक जी, ये जो आंकड़ा रखा गया है कि 4.5 लाख जो गौवंश हैं वो गौशालाओं में है, लेकिन जो 1 लाख से ज्यादा जो ये बेसहारा पशु हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं, क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है कि पशु चिकित्सकों की जो नियुक्तियां हैं वो होनी चाहिए बड़ी संख्या में, लेकिन अभी भी पद खाली है? सरकार की गंभीरता को कैसे समझें? विपक्ष का क्या ये तर्क गलत है? देखिए, एक बात बताऊं, 7 सालों में 450 वैकेंसी तो आई नहीं होगी। अब ये 7 पूरी कांग्रेस सरकार ने पहले ही भर्ती होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। ठीक है, वैकेंसी पोस्ट तो खाली है, इसमें कोई तो नहीं है। सरकार भी अपने हिसाब से इन चीजों में जो नौकरियां होती हैं उनको अपने हिसाब से भरती है, करेगी सरकार। पर ये नहीं कह सकते हम कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, या पशुओं का आंकड़ा जो है ये पहले तो एक ही दम से नहीं आया है, बीजेपी सरकार में नहीं आया है। मैंने कहा बहुत पुरानी समस्या है, और इस समस्या को निजात कराने के लिए आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा, और बताया भी पहले भी सरकार ने बता रखा है। बहुत सारी गौशालाएं 7 सालों में खुली है, उनको पूरा अच्छा बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जो अच्छी सुविधाएं हैं, गौशालाएं हैं, उन गायों को जो भी बेसहारा पशु है उनको वहां पे ले जाने का काम सरकार करेगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कई चीजें समाप्त होगी। देखिए, एक और जो चीज बताऊंगा, ये खाली हमारा सरकार का विषय नहीं होता है, एक समाज का विषय होता है। समाज को मिलकर चलना चाहिए, सरकार के साथ में जनता को भी चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, चाहेगा दूध बात निकाल कर। नहीं डीपी कौशिक जी, हम इस बात को मान रहे हैं कि सरकार की एक अपनी भूमिका है और लोगों की भी एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है, सामाजिक दायित्व है, लेकिन जो सरकार के हिस्से की भूमिका है सरकार उसको अपनी ईमानदारी के साथ अदा करे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं कह रहा हूँ बेखूबी में सरकार निभाएगी अपनी भूमिका को, पर निभा भी रही है। ठीक है डीपी कौशिक जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। खालिद भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खालिद चहलका जी, सरकार कह रही है कि हम बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर बेहद गंभीर है, और बाकायदा आंकड़ा भी दिया गया और कहीं ना कहीं प्लान भी बताया गया। और आपको याद भी होगा 27 फरवरी 2022 की बात है, अभी मात्र 3 से 4 दिन पहले की बात है, पशु मेले का आयोजन किया गया था। 34वां पशु मेला था वो, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। तो पशुपालन को लेकर और ये पशुपालन लोगों के लिए स्वरोजगार का मुद्दा कैसे बन जाए, और ये जो बेसहारा पशुओं का मुद्दा प्रदेश में हर चुनावी माहौल में देखने को मिलता है, गूंजता है, उठता है, क्या समझते हैं पिछले 7 सालों में कितना काम हो पाया प्रदेश में? खालिद भाई। खुराना जी, अभी हम माननीय गृह मंत्री जी को भी सुन रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहे थे, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहे थे जी। खुराना साहब, है क्या कि भाजपा ने गौ रक्षा को एक ऐसा मुद्दा बनाया था जिसमें करीब 15 से 16 राज्यों में गौ रक्षा के नाम से उन्होंने सरकार बनाई जी।
लेकिन इन पिछले 7-8 सालों में उन लोगों ने उस मुद्दे पे कितना काम किया जिसके नाम पे इन्होंने वोट लिया। अब देखना ये है कि उन्होंने इस पर कितना काम किया। जब 2014 में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो यहाँ एक बोर्ड भी बनाया गया, बोर्ड में एक चेयरमैन को भी बिठाया गया और उसमें अधिकारी भी लगाए गए जी। लेकिन उसका आउटपुट क्या आया, ये हरियाणा की जनता को, सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया। आप तो राजनीति करते हैं हरियाणा में और दूसरे राज्यों में गाय के नाम पे, गाय माता के नाम पे, और एक राज्य ऐसा है गोवा जहां पे आपकी सरकार, आपके लोग उसकी हत्या को खुलेआम लोगों को बताते हैं हम ये करेंगे। तो ये भाजपा के लोगों का जो दोहरा चेहरा है इसको उजागर करना, मैं समझता हूं कि अगर ऐसा लगता है उनको कि हम इस पर कुछ करने वाले तो उनको करना चाहिए, जैसे हमने किया। हमने छत्तीसगढ़ में क्या किया, हमने छत्तीसगढ़ में इन तमाम जो इस तरह के आवारा पशुओं के साथ गौ माता से जुड़ी जो इस तरह की समस्या है उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बघेल साहब ने उनका एक व्यवस्थित तरीके से उनका अस्पताल देने की कोशिश की है। ब्लॉक लेवल पे ऐसे ऐसे करके उनको जगह बनाई गई है और उसमें सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें वहां पे की गई। यानी आप कहते कुछ है, करते कुछ है। हमने जो किया, हम जो कह रहे हैं हम वो करेंगे। हरियाणा की स्थिति इस तरह से कितने सारे लोग, कितनी हत्याएं हरियाणा में और दूसरे राज्यों में अब गौ माता के नाम हत्या कर देते हैं, लेकिन गौ माता को एक सेकंड भी आप नहीं बचा पाते, इसलिए आप कुछ करते नहीं है, लोगों की हत्या कर देते हैं। ये जो गौ माता का मसला था, भाजपा ने इसको टोटली चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की और चुनाव में उसका फायदा लेने की कोशिश की। मैं समझता हूँ पूरे 7-8 सालों में जब चुनाव हुआ तो भाजपा के लोगों ने इसको चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाओं से इसको जोड़कर उसमें फायदा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गौवंशों को लेकर जो मुद्दा रहता है इसमें डबल स्टैंडर्ड भारतीय जनता पार्टी दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो कहना है कथनी और करनी में बहुत अंतर है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है खालिद भाई, ठीक है खालिद भाई, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर JS भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, पिछले 7 सालों में कितना अंतर देखने को मिला है और इस बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर कितना काम हुआ है? क्या आपको लगता है कि सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है या फिर केवल एक ये पॉलिटिकल एजेंडा दिखाई दे रहा है, इसकी झलक दिखाई दे रही है? आपका आकलन क्या कह रहा है? ऐसा है कि गायों की समस्या वाकई एक बहुत गंभीर समस्या है और हम देखते हैं कि बहुत से लोग हर रोज हादसों का शिकार होते हैं। गाय आगे आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई कार में है, कोई किसी चीज में है, तो एक्सीडेंट होने के बाद परिवार नष्ट हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि गायों को, वो दूध देने वाली गायें हैं, दूध निकाला और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अगर कई व्यक्ति ऐसे हैं जो गाय दूध भी नहीं देती, उनको छोड़ देते हैं और वो आवारा पशु हो जाते हैं। पहले जो बैल होते थे उनको हलों में जोता जाता था, परंतु अब क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह आ गए इसलिए बैल भी जो है ना आवारा पशुओं में आ गए और उनको भी इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। ये आज एक बहुत गंभीर समस्या है। जहां तक आपने कहा कि सरकार ने क्या किया, ऐसा है कि सरकारें पहले भी काम करती थी, अब भी काम कर रही हैं और सरकार अपने तरफ से कानून भी बनाया है, सरकार गौशालाएं भी खोलती हैं, सरकार अपने बजट का भी प्रावधान करती हैं, परंतु ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसको अकेली सरकार जो है ना वो नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर या NGO जो हैं वो गौशालाएं खोलें और वहां पर उनकी व्यवस्था करें। जब तक जनता सामने नहीं आएगी समस्या का समाधान नहीं होगा, ये कागजों पर रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि शहरों में आमतौर पर कि गायें जो है ना वो घूमती रहती हैं और आमतौर पर लोग भी ये शिकायत करते हैं कि गायों को पकड़ो, इनको ले जाओ, गौशालाओं में ले जाओ। कभी वो डिप्टी कमिश्नर से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, परंतु हर रोज हादसे होते रहते हैं। तो अकेली सरकार अगर ये कहेगी, सरकार कर रही है, कानून भी है, कोशिश भी करती है, उनको ले भी जाते हैं, परंतु फिर गायें उतनी की उतनी नजर आती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर वो आगे आए और दोनों मिलकर, सरकार भी काम करे और प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, दोनों मिलकर अगर इस समस्या का कोई समाधान करें तो इस समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है। और आज जो गायों की हालत है मैं बताऊं कि बहुत बुरी है। शहरों में देखा जाता है किस तरीके से वो पॉलीथीन को खाती हैं, उसके बाद बीमार हो जाती हैं और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कूड़ा करकट में वो मुंह मारती रहती हैं, जबकि गाय की हम पूजा करते हैं, गाय में हमारा विश्वास है और खासकर गाय को हम इतनी भक्ति करते हैं, उसके बावजूद गायों की ये हालत, तो ये बड़ी एक वाकई ही निंदनीय है
कि हमें गायों की तरफ विशेष वो करना चाहिए, प्रोफेसर साहब, ध्यान अगर देना यहाँ चाहिए, पर ताकि इस सभी प्रकार से विधानसभा गायों की क्षेत्रों जो में विधायकों की ही जिम्मेदारी ये तय कर दें और इस भूमिका को और ज्यादा व्यापक कर दें। हालांकि इस बात को हम स्वीकार रहे हैं कि ये सामाजिक दायित्व है, लोगों की जिम्मेदारी भी इसमें बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की ही जिम्मेदारी को थोड़ा और बड़ा करके हम देख लें तो हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाए। और जब बात आती है गौशालाओं के मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस के लिए जैसे जनता से हर चीज को लेकर टैक्स लिया जाता है, जनता कोई व्हीकल खरीदती है, गाड़ी खरीदती है तो उससे टैक्स ले लिया जाता है, सड़कों पर गाड़ी चलती है तो उससे टैक्स ले लिया जाता है, कोई सामान खरीदती है तो उससे टैक्स ले लिया जाता है। क्यों ना विधायकों के वेतन से ही कुछ मेंटेनेंस के लिए टैक्स भी ले लिया जाए? ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बननी चाहिए जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर होनी चाहिए और उसमें विधायक को भी शामिल होना चाहिए जी, क्योंकि अगर विधायक शामिल होगा तो जनता की तकलीफें वो डिप्टी कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा, जिससे कि जरूरी है कि पशुओं की समस्या आसानी से हल हो जाएगी। परंतु यदि उसमें सिर्फ विधायक होगा तो कई बार ऐसे अपोजिशन के विधायक होते हैं जिनकी बात सरकार नहीं मानती, डिप्टी कमिश्नर भी नहीं मानता, तो ये समस्या आएगी। इसलिए जरूरी ये है कि डिप्टी कमिश्नर जो जिले का मुखिया है उसके अंदर एक कमेटी बनाई जाए, उसमें वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हों और विधायक को भी शामिल किया जाए और वो इस समस्या को देखें और इसकी निरंतर मीटिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। और सरकार को इसके लिए एक बजट का प्रावधान करना चाहिए कि अब जैसे बजट सेशन है उस बजट सेशन में प्रावधान करे कि ये आवारा पशुओं के लिए खर्च होगा जी, तो वो बजट उस तरीके से खर्च किया जाए। और इसी प्रकार से प्रोफेसर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि विधायकों के उसमें से टैक्स लगा दिया जाए, बहुत सारे आए हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है जी प्रोफेसर साहब, कभी भी कोई भी विधायक जो है ना ये नहीं चाहेगा कि उसमें टैक्स लगाया जाए। पशुओं के लिए मैपिंग, ट्रैकिंग और टैगिंग होनी चाहिए, इस तरह के सुझाव भी बहुत सारे आए हैं और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर खुलकर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समय बहुत कम है, कार्यक्रम को समाप्त करना है, तो इसलिए हमें कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और खालिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले पर जुड़ने के लिए। हालांकि आपको ये बता दें कि ये मसला कोई 2-4 मिनट का मसला नहीं है, ये मसला कोई 20-30 मिनट का मसला नहीं है, बहुत व्यापक मसला है और इस व्यापक मसले पर गहनता से चर्चा होनी चाहिए। जो सुझाव विधायकों की तरफ से आए हैं उस पर भी गहनता से चर्चा होनी चाहिए और इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जा सकता है उस पर भी गहनता से चर्चा होनी चाहिए। और ये भी आपको बता दें केवल हरियाणा तक सीमित मसला नहीं है, ये बात उत्तर प्रदेश को लेकर भी है, पंजाब को लेकर ही है और उन प्रदेशों को लेकर भी है जो कृषि प्रधान प्रदेश हैं। तो सरकार सोच रही है, ऐसा सरकार का कहना है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी जो आगामी बजट है 8 मार्च को पेश होना है, उसमें पशुपालन विभाग के लिए कितना बजट आवंटित किया जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार की गंभीरता का अंदाजा लग सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा।